लेबनान में सीज फायर होने के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने का ऐलान कर दिया। एक रोज पहले ही इजरायल और लेबनान 10 दिन के युद्ध विराम के लिए सहमत हुए थे। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने घोषणा कर दी कि सभी जहाजों के लिए यह रास्ता पूरी तरह खोल दिया गया। हॉर्मूज गलियारे से जहाज पहले की तरह आ जा सकेंगे। जब तक अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर है तब तक यह फैसला लागू रहेगा। हालांकि दोनों देशों के बीच युद्ध पूरी तरह खत्म करने को लेकर भी कोशिश जारी है। अगर बात बन गई तब यह फैसला आगे भी जारी रह सकता है। ईरान के इस ऐलान के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए उसके फैसले का स्वागत किया। ईरान को धन्यवाद दिया कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह खोलकर बड़ी राहत दी, क्योंकि इसके बंद होने से पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो गया था, गैस का संकट खड़ा हो गया था, कई दूसरी चीजों का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन ईरान के ऐलान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सब कुछ पहले की तरह पटरी पर आ जाएगा। तेल और गैस की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। ईरान का यह फैसला लेबनान में हुए सीज फायर के बाद आया। लेबनान में हमले का वो विरोध कर रहा था, इसके कारण ही उसने हॉर्मूज गलियारा नहीं खोला था। उसने साफ कर दिया था कि जब तक लेबनान में हमले होते रहेंगे तब तक वो उसे बंद रखेगा, वहां से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देगा। ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीज फायर के बाद भी यह समुद्री रास्ता बंद ही था। जहाज ना तो फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी में आ सकते थे, ना ओमान की खाड़ी से वहां जा सकते थे। बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान की IRGC सेना का सख्त पहरा था। इसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत हो रही थी। हालांकि ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि इस रास्ते को खोलने के बावजूद जहाजों को उसके लारक द्वीप से ही होकर गुजरना होगा। उसने जो पहले रास्ता बताया था उसी रास्ते से, पहले की तरह बीच वाले रास्ते से नहीं, क्योंकि वहां उसने कई जगहों पर बारूदी सुरंगें बिछा रखी जो कभी भी फट सकती हैं। ईरान की IRGC सेना ने कुछ दिन पहले ही एक नक्शा जारी किया था और सभी देशों को निर्देश दिया था कि वो उसी रूट से अपने जहाजों को ले जाएं। ओमान की खाड़ी से आने वाले जहाज उसके उत्तर से पार करें, फारस की खाड़ी से आने वाले जहाज उसके दक्षिण से होकर जाएं। लेकिन ईरान ने वहां पहरा भी बिठा रखा था, बहुत कम जहाज वहां से गुजर रहे थे। लेकिन ईरान ने अब इसे पूरी तरह खोलने का ऐलान कर दिया। वहां से जहाजों को अब आने जाने में कोई खतरा नहीं होगा। इसके लिए ईरान का ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने इसे स्ट्रेट ऑफ ईरान लिखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट दी कि अमेरिका और ईरान के बीच 3 पन्नों के समझौते पर चर्चा हो रही है। इसके तहत अमेरिका ईरान के फ्रीज किए गए करीब 2000 करोड़ डॉलर के फंड को रिलीज कर सकता है। यह रकम भारतीय रुपयों में 1,80,000 करोड़ हो जाती है। जबकि ट्रंप का दावा है कि ईरान अपने यूरेनियम की खेप अमेरिका को सौंप देगा। तो वो जो दूसरा पॉइंट था, जो परमाणु ऊर्जा या परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी होता है यूरेनियम, ईरान ने सैकड़ों किलो यूरेनियम एनरिच किया हुआ है। ये खबरें हैं, यानी संवर्धित किया हुआ है, शुद्ध किया हुआ है। ट्रंप का कहना है ईरान उसे अमेरिका को दे देगा। ये ट्रंप का दावा है, लेकिन ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप पर इस पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। उनके इस दावे को तो उसने सिरे से खारिज कर दिया कि ईरान अपना सारा संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा। ईरान के मीडिया ने साफ कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा निराधार है, हवाई बातें कर रहे हैं वो। उनका दावा एक महज कल्पना है, उसकी हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं। ईरान के अधिकारियों ने कहा ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ जिसमें संवर्धित यूरेनियम सौंपने की बात शामिल की गई हो। जबकि व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने दावा कर दिया था कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार है। इसी का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है। ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान वही संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप देगा, परमाणु हथियार नहीं बताएगा। संवर्धित यूरेनियम के लिए बार बार उन्होंने न्यूक्लियर डस्ट इन शब्दों का इस्तेमाल किया। Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran. And ट्रंप ने यह दावा किया तो पूरी दुनिया में सनसनी मच गई, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जंग की शुरुआत ही इस पर हुई थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई थी। सारी लड़ाई ही इसी पर थी।
ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा था। इजरायल और अमेरिका के हमलों की बड़ी वजह बताया जा रहा था। 40 दिन तक पूरा पश्चिम एशिया जलता रहा। इजरायल और अमेरिका की सेनाओं ने ईरान पर मिसाइलें गिराई, ड्रोन गिराए, गोला बारूद गिराया, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किए। उसने भी इजरायल और अमेरिका की फौज को काफी नुकसान पहुंचाया। 40 दिन बाद मसला बातचीत की टेबल तक पहुंचा, बात भी हुई, एक साथ बैठे भी दोनों, लेकिन मामला इसी परमाणु कार्यक्रम को लेकर तो फंस गया था। यही तो बताया जा रहा था। पहले दौर की बैठक में बात नहीं बन सकी थी कि ईरान अड़ गया कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा, जबकि अमेरिका बार बार उस पर परमाणु कार्यक्रम बंद करने का दबाव बनाता रहा। बात नहीं बनी तो दूसरे दौर की बैठक की भी तैयारियां शुरू हो गई। मध्यस्थता कराने वाले देशों के नेताओं के दौरे शुरू हो गए। आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। अब ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, वो मान गया है। अपना सारा संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को दे देगा। इस दावे के तुरंत बाद ईरान ने फिर प्रतिक्रिया दे दी कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं। अमेरिका के साथ ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं है, ईरान कह रहा है, जिसमें संवर्धित यूरेनियम सौंपने की बात शामिल हो। अमेरिका के साथ बातचीत में अब भी इस पर मतभेद बना हुआ है कि परमाणु कार्यक्रम पर ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने कह दिया उसका परमाणु कार्यक्रम चलता रहेगा, पहले की तरह चलता रहेगा, बिना किसी बाधा के चलता रहेगा। इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई खत्म हो सकती है, बमबारी खत्म हो सकती है, दहशत खत्म हो सकती है, तेल और गैस की किल्लत खत्म हो सकती है। दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने से पहले ट्रंप अमेरिका के लास वेगस में पहुंचे। वहां एक कार्यक्रम था। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और ईरान की जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है। दूसरे दौर की बातचीत से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अमेरिका जैसा चाहता है सब कुछ वैसा ही चल रहा है। I will say the war in Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want. And it should be ending pretty soon. It was perfect. वो पहले भी इसी तरह की बातें कह चुके हैं और कई बार कह चुके हैं कि लड़ाई का अंत किसी भी वक्त हो सकता है। ईरान लेकिन हर बार कह देता है कि जंग भले ही अमेरिका ने शुरू की हो, अंत कब और कैसे होगा ये ईरान तय करेगा, वहां की सेना तय करेगी, वहां के लोग तय करेंगे। वैसे तो ट्रंप ईरान को लेकर अक्सर आक्रामक नजर आते हैं, लेकिन लास वेगस में उनके तेवर थोड़े नर्म दिखे। ईरान को लवली कंट्री कह दिया, प्यारा देश। Despite our little diversion to the lovely country of Iran, lovely place, but we had to do that because otherwise bad things could happen, the really bad thing. तो अमेरिका की ही न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने खबर दी, सूत्रों के हवाले से खबर दी कि ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बैठक भी इस्लामाबाद में ही हो सकती है। पहली बैठक भी वहीं हुई पिछले हफ्ते। दूसरी बैठक की तारीख 19 अप्रैल बताई गई, रविवार, 2 दिन बाद। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान का दौरा करने के संकेत दिए कि वो खुद जाएंगे। अगर दूसरे दौर की बातचीत में ईरान समझौते के लिए सहमत हो जाता है तो वो भी इस्लामाबाद जा सकते हैं। 20 साल से अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की है। साल 2006 में जॉर्ज बुश गए थे वहां पर। उधर इजरायल और लेबनान के बीच जो 10 दिन का सीज फायर हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हिजबुल्लाह से सहयोग की अपील की, हिंसा नहीं करने की मांग की, उम्मीद भी जताई कि हिजबुल्लाह के लड़ाके ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे युद्ध विराम जो हो रहा है उसको नुकसान हो, क्योंकि हिजबुल्लाह ने सीज फायर का विरोध किया था। लेबनान और इजरायल के बीच अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, लेकिन वो लेबनान की सरकार के साथ हुआ सीज फायर। हिजबुल्लाह ने अमेरिका की मध्यस्थता में हो रही बैठक का विरोध किया था। उसने कहा कि वो सीज फायर का समर्थन नहीं करता, उसे न तो अमेरिका पर भरोसा है ना इजरायल पर। सीज फायर हुआ भी तो वो लेबनान की सरकार और इजरायल की सरकार के बीच है, हिजबुल्लाह का उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके बाद भी लेबनान और इजरायल के बीच युद्ध विराम हो गया और युद्ध विराम का ऐलान होते ही लेबनान में लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दक्षिणी लेबनान के सैदन शहर में बड़ी संख्या में लोग खुशी मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए, नारे लगाए, गाने गाए, नाचते रहे। बेरूत में तो आसमान में गोलियां चलाकर खुशी मनाई गई।
जंग की वजह से जो लोग वहां से चले गए थे वो भी अपने परिवारों के साथ लौट आए। लोगों ने उनका स्वागत किया। جنوب ما بينور الا باهله والله يرحم كل شهيد اللي خلينا نرجع। तो इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई। 10 दिन युद्ध विराम, 26 अप्रैल तक यानी ये युद्ध विराम लागू रहेगा। इसे ट्रंप ने ऐतिहासिक बताया, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, हिजबुल्लाह से सीज फायर के दौरान अच्छा व्यवहार करने की अपील की, क्योंकि हिजबुल्लाह तो कह रहा है सीज फायर के खिलाफ है वो। ट्रंप ने हिजबुल्लाह से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया इस सीज फायर के दौरान तो इजराइल की सेना भी लेबनान पर फिर हमले शुरू कर दी। इधर लेबनान ने दावा किया कि सीज फायर की घोषणा से कुछ देर पहले इजराइल ने उसके टायर शहर में एक बड़ा हवाई हमला कर दिया। इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर की घोषणा तो हो गई, लेकिन लेबनान ने दावा किया कि युद्ध विराम से कुछ मिनट पहले ही दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में एक रिहायशी इमारत पर हवाई हमला किया गया। हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर जल्द कोई फैसला होने की उम्मीद से शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 504 अंक चढ़कर 78,496 पर पहुंच गया। निफ्टी 156 अंकों की तेजी के साथ 24,353 पर बंद हुआ। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 4,80,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान पर बंद हुए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 70,000 करोड़ डॉलर के स्तर को पार कर गया। रिजर्व बैंक ने जानकारी दी कि 10 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 380 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई। उधर जो सीज फायर हुआ इजराइल और लेबनान में, उसके बाद इजराइल के हमले में तबाह हुए लेबनान के अल कासमिया पुल को दोबारा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी पर यह पुल था। इजराइल की सेना ने हमला इस पर कर दिया था। लितानी नदी पर कई पुलों को उसने उड़ा दिया था। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को घेरने में कई पुल उड़ा दिए थे कि वो हिजबुल्लाह के लिए बेहद अहम था। ये पुल इसलिए उड़ाया था, यह दावा किया गया था। हिजबुल्लाह के लड़ाके लितानी नदी पर बने पुलों का इस्तेमाल कर रहे थे। दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों को निशाना बना रहे थे, दक्षिणी लेबनान में आकर लितानी नदी क्रॉस करके। इसलिए उसकी फौज ने उन पुलों पर हमले शुरू कर दिए थे। लितानी नदी पर बने एक एक पुल को उसने नेस्त नाबूद कर दिया था। अल कासमिया पुल को भी उसने बर्बाद कर दिया था। यह पुल दक्षिणी लेबनान को वहां के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला आखिरी पुल था जो हमले में नष्ट कर दिया गया था, और सीज फायर के बाद लेबनान की सेना उसे दोबारा बनाने में जुट गई। 10 दिन के सीज फायर के लिए सहमत हुए हैं, लेकिन सीज फायर के बावजूद इजराइल की सेना ने चेतावनी दी कि दोबारा जंग छिड़ने पर दक्षिणी लेबनान को फिर खाली करना पड़ेगा। लेकिन इस चेतावनी के बाद भी बड़ी संख्या में लोग दक्षिण लेबनान जाने के लिए वहां पहुंच गए। लेबनान के अल कासमिया पुल के पास लोगों की लंबी कतार नजर आई। पुल की मरम्मत पूरी होने का वो इंतजार करते दिखे। अपने घर लौटने की खुशी में कुछ लोग पैदल ही वहां पहुंच गए। कई गाड़ियां सड़क से गुजरती हुई दिखाई दी। दक्षिणी लेबनान में जाने के लिए गाड़ियां अल कासमिया पुल के नजदीक पहुंच गईं। उन गाड़ियों के ऊपर लोगों के बैग बंधे हुए दिखाई दिए, जरूरी सामान रखा हुआ नजर आया। इजराइल की सेना के भीषण हमले हुए थे। अल कासमिया पुल पूरी तरीके से तबाह हो गया था, बीच से टूटकर अलग हो गया था। मलबे का ढेर वहां पर जमा हो गया था। पुल में जो लगे लोहे के बड़े बड़े टुकड़े थे वो इधर उधर बिखर गए थे। तो सीज फायर के बाद लेबनान की सेना ने अल कासमिया पुल को तैयार करने का काम तेज कर दिया। जल्दी तैयार करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें वहां लगा दी। मलबे को वो मशीनें हटाती नजर आई। रात के वक्त भी मजदूरों ने पुल की मरम्मत का काम जारी रखा। अल कासमिया पुल के पास एक टेम्पररी रास्ता बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई ताकि दक्षिणी लेबनान में रहने वाले लोग अपने घरों तक पहुंच सकें। घर लौटने की खुशी के बीच ही लोगों को इजराइल ने कड़ी चेतावनी भी दी कि दक्षिणी लेबनान में रहने वालों को दोबारा अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, दोबारा सुरक्षित ठिकानों की तरफ फिर जाना पड़ सकता है। 10 दिन के सीज फायर के ऐलान के बाद अपने घर लौट रहे हैं वो, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि दोबारा अगर लड़ाई हुई तो उसकी सेना वहां फिर हमले करेगी। वहां रहने वाले लोगों को दक्षिणी लेबनान फिर खाली करना पड़ सकता है। इधर ईरान के सरकारी टीवी चैनल प्रेस टीवी ने एक रिपोर्ट दी कि ईरान की मिसाइलों के निशाने पर आने के बाद अमेरिका के 2 युद्धपोतों को पीछे हटना पड़ा था। पिछले हफ्ते यह हुआ था। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने दावा किया 11 अप्रैल को
पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जब बैठक चल रही थी, अमेरिका और ईरान के नेता समझौता करने के लिए माथापच्ची कर रहे थे, उस दौरान अमेरिका के 2 युद्धपोतों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान की मुस्तैदी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए थे, उन्हें लौटना पड़ गया था। अमेरिका के 2 युद्धपोत हॉर्मुज गलियारे में जाना चाहते थे, एक का नाम यूएसएस माइकल मर्फी, दूसरा यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन। वो ओमान की खाड़ी से आगे बढ़ रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने का उनका इरादा था, लेकिन ईरान की आईआरजीसी सेना वहां पहले से ही तैयार बैठी थी। तो रिपोर्ट ये बता रही है कि अमेरिका के युद्धपोतों को देखते ही आईआरजीसी के जवानों ने मिसाइलें तान दी थी। 16 मिसाइलों को हमले के लिए तैयार कर दिया था, टारगेट को लॉक कर दिया था, बस बटन दबाने की देरी थी और वो मिसाइलें लॉन्च हो जाती। फिर आईआरजीसी ने हमले से पहले अमेरिका के युद्धपोतों को चेतावनी दी, पीछे हटने का मौका दिया और 15 मिनट का टाइम दिया। 15 मिनट के अंदर अमेरिका को कहा कि अमेरिका को तय करना था कि वो आगे बढ़ना चाहता है या नहीं। उनके सिर पर ईरान ने 16 मिसाइलें तान रखी थी, ये ईरान के सरकारी चैनल की रिपोर्ट बता रही है। और उस चेतावनी के बाद अमेरिका के युद्धपोत लौट गए और अमेरिका ने भी इस बात की बाद में पुष्टि की कि उसके 2 युद्धपोत हॉर्मुज गलियारे की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए बढ़ रहे थे, क्योंकि हॉर्मुज गलियारे पर कब्जे के कुछ दिन बाद ही आईआरजीसी ने वहां समंदर में बारूद बिछा दिया था, बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, ताकि दुश्मन की सेना को आगे बढ़ने से रोका जा सके और जो वहां से व्यापार के लिए जहाज आ रहे थे उनको भी वहां से न जाने दिया जा सके। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी कि जंग की वजह से अमेरिका यूरोप के कई देशों को हथियार पहुंचाने में देरी कर रहा है। यूरोप के देशों ने अमेरिका से हथियार खरीदे थे, उनकी डिलीवरी होनी बाकी थी, उन देशों तक हथियार पहुंचे नहीं। अमेरिका के साथ उनकी डील हुई थी, अमेरिका ने बताया कि वक्त लग सकता है क्योंकि अब युद्ध हो गया है, डिलीवरी में देरी हो सकती है। तो रिपोर्ट कहती है अमेरिका ने यूरोप के देशों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की कि जंग में उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया, तो अब ये हथियार लेट आएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में उन्होंने मदद नहीं की। हथियारों की पहली जरूरत तो अभी पश्चिम एशिया में है, तो अभी पहले वहां भेजेंगे हथियार। वहां अपने ठिकानों को वो सुरक्षित रखना चाहता है। ईरान के हमलों को रोकने के लिए उसने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया था। ईरान युद्ध ने उस पर बड़ा दबाव डाला। ईरान के हमलों के जवाब में उसने अपनी कीमती मिसाइलें झोंक दी थी। उसके पास हथियारों का स्टॉक कम होने लगा, गोला बारूद तेजी से खर्च होने लगा, क्योंकि ईरान जंग से पहले वो हथियारों का बड़ा हिस्सा यूक्रेन को दे चुका था, इजराइल को दे चुका था, और 4 साल से वो यूक्रेन को हथियार दे रहा है, 3 साल से इजराइल को हथियार दे रहा है। इसलिए उसे हथियारों की भारी किल्लत होने लगी, ये कहा अमेरिका ने। तो न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जानकारी दी कि उसने यूरोप के कई देशों को साफ कह दिया कि वो अभी हथियारों की सप्लाई नहीं कर सकता, जो हथियार डील हो चुकी है उनकी भी सप्लाई नहीं कर सकता, उसमें देरी होगी। तय समय सीमा के मुताबिक वो हथियार नहीं मुहैया करवा पाएगा। फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम है उसका, फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम, उसके तहत यूरोप के कई देश अमेरिका से हथियार खरीदते हैं। इस प्रोग्राम के तहत उनकी अमेरिका से डील हुई थी, सौदा हुआ था हथियार भेजने का, लेकिन तय वक्त पर उन्हें हथियार नहीं मिले। हथियार न मिलने से उन देशों की नाराजगी बढ़ने लगी, उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी। उनका कहना है कि अमेरिका ने ही उन पर हथियार खरीदने का दबाव बनाया था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका पीछे हट गया, उनके पास हथियारों का संकट गहराने लग गया। वो अब यूरोप के देशों में बने हथियारों पर निर्भर हो सकते हैं। तो ये रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने बताया कि उसके हथियार भी पश्चिम एशिया के लिए जरूरी हैं। पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में उसके एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। ईरान के हमलों को रोकने के लिए उसने इनका इस्तेमाल किया था। जंग में उसके हथियारों का स्टॉक घटने लगा था, हथियार गोदाम उसके अपने खाली होने लगे। तो अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई में हुई देरी के पीछे एक और वजह बताई कि ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप के देशों ने उसकी मदद तो की नहीं। मुश्किल घड़ी में वो अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए, अमेरिका ने कहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए वो देश अमेरिका के साथ एकजुट नहीं हुए, तो उसलिए भी देरी हो सकती है हथियारों। उधर अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि ट्रंप सरकार अमेरिका की कार बनाने वाली कंपनियों को हथियार उत्पादन में डालने की तैयारी में। अमेरिका के सरकार के अफसरों ने वहां की जनरल मोटर्स और फोर्ड मोटर कंपनी जो कारें बनाती हैं उनसे बातचीत की कि अमेरिका में कार बनाने वाली कंपनियां सेना के लिए हथियार बनाएं, क्योंकि वो जो तकनीकें हैं कार बनाने की, मोटर वगैरह जो उनके पास फैक्ट्रियां हैं, उनको हथियारों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान जंग की वजह से अमेरिकी सेना के हथियारों का स्टॉक तेजी से कम होने का दावा किया जा रहा है।
और फिर यह खबर आ रही है कि कार बनाने वाली कंपनियों को कहा है कि हथियार बनाने में मदद करें। कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका में गोला बारूद की कमी सोच से भी ज्यादा है, मतलब हथियार की कमी सोच से भी ज्यादा है। उनके मुताबिक हथियारों की कमी के बारे में जितना सोचा जा रहा था, हकीकत उससे कहीं ज्यादा चिंताजनक है। कई रिपोर्टों में बताया गया कि अमेरिकी फौज की मिसाइलें कम हो गई हैं, ड्रोन कम हो गए हैं, गोला बारूद कम हो गया है, एयर डिफेंस सिस्टम कम पड़ गए। इसी वजह से ट्रंप सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। तो हथियार उत्पादन में तेजी लाने के लिए यह फैसला लिया कि कार बनाने वाली कंपनियों में हथियार बनाने की तैयारी शुरू की जाए, ताकि उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जा सके, हथियारों की कमी को पूरा किया जा सके। कार बनाने वाली कंपनियों की जो फैक्ट्रियां हैं, उनमें जो सिस्टम लगे हुए हैं, वो सिस्टम हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कई ईरान जंग के दौरान जो कमी हुई, उसे इस तरीके से पूरा करने का प्लान बनाया गया है। हथियारों का उत्पादन बढ़ाने के पीछे ईरान के खिलाफ और बड़े हमले की तैयारी भी मकसद हो सकता है। यह भी आशंका जताई गई कि अगर ये जो युद्ध विराम की बातें चल रही हैं, किसी वजह से अगर इसमें कोई अड़चन आती है, तो फिर और हथियार चाहिए होंगे। अगर हमले दोबारा शुरू होते हैं और युद्ध दोबारा शुरू होता है और फाइनल बात नहीं होती है, तब हथियार जो चाहिए होंगे, उसकी भी तैयारी की जा रही है। जनरल मोटर्स और फोर्ड मोटर कंपनी से ट्रंप सरकार के अधिकारियों ने बातचीत शुरू कर दी है। सरकार चाहती है कार बनाने वाली फैक्ट्रियां हथियार बनाने में लग जाएं, सैन्य उपकरण बनाने में लग जाएं, मिसाइल पार्ट बनाने में लग जाएं, सेना के लिए वाहन बनाने के लिए लग जाएं, क्योंकि गाड़ियां तो वो बना ही रहे हैं, गोला बारूद बनाने का हिस्सा बन जाएं। मतलब अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री वॉर मोड में काम करे। दूसरी वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, तब भी कार कंपनियों ने टैंक बनाए, विमान बनाए, हथियार बनाए थे। उस वक्त भी कार फैक्ट्रियों को हथियार उत्पादन यूनिट में बदल दिया गया था और इसे वॉर टाइम इंडस्ट्रियल मोबिलाइजेशन कहा गया था कि युद्ध का माहौल है, इसमें सबको योगदान देना होगा। तो फिर वही मॉडल जो दूसरे विश्व युद्ध में अपनाया गया था, उसकी तैयारी कर रही है ट्रंप सरकार, यह रिपोर्ट बता रही है। अमेरिकी सरकार और कार कंपनियों के अफसरों के बीच ये शुरुआती दौर की ही बात हुई है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत देने से इनकार करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के ट्रांजिट अग्रिम जमानत आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें यह छूट दी कि वो तुरंत असम जाकर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। पवन खेड़ा के खिलाफ असम में ही एफआईआर दर्ज की गई थी। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के लुधियाना स्थित आवास और दूसरे ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। ये कार्रवाई जमीन के सौदों में हुई अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार इस मामले की या तो खुद जांच करे या किसी सेंट्रल एजेंसी से इसकी जांच कराए। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। बीजेपी के एक विधायक के बेटे पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी गाड़ी से कई लोगों को टक्कर मार दी। पहले एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, फिर सड़क पर चल रहे कुछ लोगों को भी टक्कर मार दी और कई लोग घायल हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया और जो गाड़ी लोगों से भिड़ी, उसे बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी चला रहे थे। आरोप है उन्होंने पहले एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, फिर सड़क पर कुछ लोग चल रहे थे, उन पर भी गाड़ी चढ़ा दी। आसपास के लोगों ने विधायक के बेटे को फिर घेर लिया, उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए कि उन्होंने गाड़ी के ब्रेक क्यों नहीं लगाया। तो विधायक के बेटे ने लोगों पर ही धौंस जमानी शुरू कर दी। वीडियो बना रहे थे लोग, वीडियो बनाने वालों पर मोबाइल फोन बंद करने का दबाव बनाने लगे। गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती, ब्रेक नहीं ना गाड़ी में है? गाड़ी में ब्रेक नहीं, गाड़ी में ब्रेक सब है। जब सारन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो लहरा काय के ले रहा है। अच्छा, गाड़ी लहरा रहा है। बोल रहा हूँ, हाँ, तीन बैठे हैं बाइक पे और लहरा रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और घायल है वो भी लहरा रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। वीडियो बना। शिवपुरी के करैरा थाना क्षेत्र में हुई यह घटना। 5 लोग घायल हो गए, 2 लड़कियां, एक महिला भी है उनमें। उन्होंने बताया वो सड़क के किनारे पैदल जा रहे थे और विधायक के बेटे की गाड़ी अचानक पीछे से आ गई, उन्हें बचने का मौका भी नहीं मिला। गाड़ी यही है। हाँ, गाड़ी यही है। तुम पैदल चल रहे थे, आप भी पैदल थे। हम लोग पैदल जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, पीछे से आके गाड़ी दी। उनको फौरन अस्पताल पहुंचाया गया
तो जिस गाड़ी ने लोगों को टक्कर मारी उस पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। नंबर प्लेट वाली जगह पर बड़े बड़े अक्षरों में विधायक लिखा नजर आया। सामने वाले शीशे पर भी स्टिकर, विधायक प्रीतम लोधी नाम का स्टिकर, उनकी तस्वीर भी लगी थी। शिवपुरी के पिछौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं वो। घायलों ने बताया घटना के वक्त एमएलए के बेटे दिनेश लोधी ही गाड़ी चला रहे थे। उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि प्रीतम लोधी इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली कि दिनेश लोधी अगर कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। विधायक ने कहा कि बेटे का नशा करना और गलत लोगों के साथ रहना उन्हें पसंद नहीं है। बेटे से पल्ला झाड़ लिया कि अगर प्रशासन दिनेश लोधी पर कार्रवाई करता है तो इससे उनका कोई लेना देना नहीं होगा। उधर आईटी कंपनी टीसीएस में यौन शोषण और धर्मांतरण केस जो चल रहा है, निदा खान नाम की जो आरोपी है उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर दी। निदा खान वो हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक शहर में टीसीएस का जो ऑफिस है, उसके बीपीओ यूनिट में निदा खान काम करती हैं। हालांकि कंपनी ने उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया। पुलिस का कहना है कि निदा खान जिस ऑफिस में काम करती थी उसी ऑफिस में काम करने वाली 8 महिलाओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, धर्म बदलने के लिए दबाव डालने के आरोप लगाए हैं, गोमांस खिलाने के आरोप लगाए हैं, जबरदस्ती कई आरोप लगाए गए हैं। निदा खान और उनके साथ काम करने वाले कुछ दूसरे कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए हैं। 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी मामले में पुलिस को निदा खान की तलाश है। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। कई आरोप हैं उन पर। महिला कर्मचारियों पर नमाज पढ़ने का वो दबाव बनाती थी, आरोप है। रोजा रखने के लिए कहती थी, ये आरोप है। इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डालती थी, ये आरोप है। पीड़ित की शिकायतों को दबाने का भी उन पर आरोप है। पुलिस का कहना है एफआईआर दर्ज होने के बाद निदा खान नासिक से भाग निकली थी, तभी से पुलिस उन्हें ढूंढने में जुटी है। उसकी जांच में पता चला है कि निदा खान मुंबई के पास ठाणे के मुंब्रा इलाके में है। तुरंत नासिक पुलिस की एक टीम मुंब्रा पहुंच गई। निदा खान के एक रिश्तेदार को साथ लेकर पहुंच गई। तो एक तरफ पुलिस निदा खान को ढूंढ रही है, दूसरी तरफ वो कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए नासिक कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। निदा खान के परिवार के मुताबिक वो गर्भवती, पहला बच्चा होने वाला है उन्हें। इसी को आधार बनाकर उनके वकील ने कोर्ट से उन्हें राहत देने की मांग की। सूत्र बता रहे हैं नासिक पुलिस ने निदा खान के पति को मुंब्रा में मौजूद उनके घर से हिरासत में ले लिया। 4 घंटे तक उनसे पूछताछ भी की गई। इस पूरे मामले को लेकर टीसीएस कंपनी की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया। कंपनी का कहना है कि निदा खान कोई एचआर मैनेजर नहीं थी। जो एचआर मैनेजर उन्हें बताया जा रहा है वो नहीं थी, ना ही वो कंपनी के लिए लोगों की भर्तियां करती थी। वो तो एक प्रोसेस एसोसिएट के तौर पर काम कर रही थी, मतलब डेटा एंट्री जैसा काम कर रही थी। कंपनी कह रही है कि शुरुआती जांच जो उसने की है उसमें यौन शोषण और धर्म बदलने के लिए दबाव डालने जैसी कोई शिकायत उसको नहीं मिली थी, कंपनी में नहीं मिली थी। यह पता चला है कि ये सब जो शिकायतें बताई जा रही हैं वो कंपनी के अंदर तो किसी ने नहीं की। कंपनी ने अपनी एक अलग निगरानी समिति भी बनाई है। पुलिस को भी जांच में सहयोग करने का भरोसा दिया है। और टीसीएस कंपनी में ये धर्मांतरण और यौन शोषण के मामले में जिन 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें एक आरोपी का नाम तौसीफ अख्तर बताया जा रहा है। उनके पिता ने मीडिया से बातचीत की और अपने बेटे का बचाव किया। सभी आरोपों को उन्होंने नकार दिया, अपने बेटे को बेकसूर बताया और आशंका जताई कि तौसीफ को ये सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है, झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने दावा किया यौन शोषण और धर्मांतरण के मामले में जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो सभी बेकसूर हैं, किसी की कोई ऐसी गलती नहीं है। चल रहा है ये सब गलत है। इसमें मेरे बच्चे का और भी सभी बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं। इनको सबको ये प्री प्लान करके इनको एक फंसाया गया है। कंपनी कह रही है कि वहां कंपनी के अंदर ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। इधर तौसीफ के रिश्तेदार कह रहे हैं, तौसीफ के घर वाले कह रहे हैं, सुना आपने उनको भी। तौसीफ की तरह रजा मेमन नाम के एक व्यक्ति भी गिरफ्तार हैं। जो आरोप तौसीफ पर लगे हैं वही उन पर भी लगे हैं। उनके परिवार वालों का यही कहना है कि पूरी प्लानिंग के तहत जानबूझकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ऐसा केस बनाकर निशाना बनाया गया है। और उन्होंने आरोप लगाया बजरंग दल पर कि उसने साजिश रचकर ये आरोप लगवाए हैं।
बजरंग दल है, वो लड़की के माँ बाप है, उन्होंने बजरंग दल वालों को बुलाया, उन्होंने उनकी लड़की को मार जोड़ कर दी, तो बजरंग दल वाले आए, फिर वो सब पूरी पिक्चर बनी, फिर पुलिस स्टेशन से तो इन्वेस्टिगेशन में एक को छोड़ दिया गया, फिर उसको 75 की कार्रवाई कर वापिस डाल दिए। आईटी कंपनी टीसीएस में यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण के जो आरोप लगे हैं, इसमें 26 मार्च को पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। उस एफआईआर में एक पीड़ित लड़की ने दानिश शेख नाम के एक व्यक्ति पर रेप का आरोप लगाया था। एफआईआर के मुताबिक दानिश ने उसे शादी का झांसा दिया था और फिर उसके साथ गलत काम किया था। दानिश ने उस पर धर्म बदलने का भी दबाव बनाया था। यह शिकायत आई थी एफआईआर में। पहली विक्टिम थी इस केस में, जिसने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में अपना एफआईआर रजिस्टर करवाया था, ये कह के कि दानिश ने उसको जो है सेक्सुअली मोलेस्ट, असॉल्ट और रेप किया था। वो दोनों इसी रिसोर्ट में जब ये मामला सामने आया था तभी आए थे यहाँ। लेकिन जिस दानिश पर आरोप लगाया गया, उसकी मां का कहना है कि उनका बेटा बेगुनाह है। उसने कभी उस लड़की पर धर्म बदलने का दबाव ही नहीं बनाया, बल्कि वो लड़की इस्लाम धर्म में अक्सर दिलचस्पी दिखाती थी। अब ये दानिश की मां का कहना है कि वो दानिश से इस्लाम के बारे में बार बार पूछती रहती थी। लड़की का इंटरेस्ट था, वो बार बार इन्हें दानिश से पूछती थी कि तुम्हारा धर्म अच्छा है और तुम्हारे धर्म में क्या क्या होता है। बस ऐसा दानिश का कुछ नहीं था जैसा कैसा कि धर्म में उसको लाना है। तो उन्होंने तो दानिश पर लगे सभी आरोपों को झूठा बता दिया। साजिश के तहत झूठे केस में फंसाया जा रहा है, यह दावा कर दिया। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब आरोपी तौसीफ अख्तर का एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में तौसीफ एक व्यक्ति को एक टोपी पहनाते नजर आए, जिसे आमतौर पर मुस्लिम लोग पहनते, ऐसी टोपी पहनाते नजर आए और गले मिलते दिखाई दिए ईद के मौके पर। पुलिस का कहना है कि उसकी जांच में पता चला कि तौसीफ टीसीएस कंपनी के बीपीओ यूनिट में टीम लीडर थे। उनकी टीम में कई लोग काम करते थे और आरोप है कि वो अपनी टीम में काम करने वाले हिंदू समुदाय के कर्मचारियों पर धर्म बदलने का दबाव बनाते थे। पुलिस कह रही है, और नमाज और कलमा पढ़ने के लिए कहते थे। पुलिस ने दावा किया जांच के दौरान तौसीफ का एक वीडियो मिला है, उसमें एक व्यक्ति को वो टोपी पहनाते दिखाई दिए, जो मुस्लिम टोपी कही जाती है। मोबाइल फोन से कोई वीडियो भी बना रहा था उसका, और टोपी पहनाने के बाद तौसीफ और वो व्यक्ति गले मिले, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। खास राजस्थान से कृष्णा वैमानी के लिए मंगाई हुई टोपी है ये हमारे घर पे आए तो हल्का जरा सरकार तो कृष्णा वैमानी पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह वीडियो ईद के दिन तौसीफ के घर पर बनाया गया था। दानिश शेख ने वीडियो बनाया था। दानिश भी यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के आरोपी हैं। लड़की ने रेप का आरोप लगाया है। पुलिस की गिरफ्त में हैं वो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तौसीफ जिस व्यक्ति को टोपी पहना रहे थे वो भी एक पीड़ित है। तौसीफ के साथ ही उनकी टीम में काम करते हैं। सूत्र बता रहे हैं तौसीफ और दानिश मिलकर उन्हें अक्सर परेशान करते थे, उन पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डालते थे। और टीसीएस कंपनी में यौन शोषण और ये जबरन धर्मांतरण के जो आरोप लगे हैं, उसके विरोध में मुंबई में बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर दिया। बड़ी संख्या में लोग बांद्रा में डीएम ऑफिस के बाहर बैनर पोस्टर लेकर पहुंच गए, सख्त कार्रवाई की मांग की, महाराष्ट्र सरकार से पारदर्शी तरीके से पूरे मामले की जांच कराने की अपील की। बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए नजर आए, बैनर पकड़े हुए, पोस्टर लेकर नारे लगाते रहे। इन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की और उन्होंने आशंका जताई कि इसके तार विदेशों से जुड़े हो सकते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिया कि सरकार हर कीमत पर इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचेगी। इसमें कौन कौन मदद कर रहा है, ये सारी चीजों की जांच अभी हम लोग कर रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से अगर ये कॉर्पोरेट जिहाद होगा तो इसकी जड़ों तक हम पहुंचेंगे। जांच के लिए नासिक पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। एनआईए को भी शामिल कर लिया गया है ताकि पूरे मामले से पर्दा उठाया जा सके। उधर महाराष्ट्र के ही अमरावती में
दूसरा जो केस सुर्खियों में है, अश्लील वीडियो केस, उसमें कुछ पुलिस वालों पर जिले के एसपी ने एक्शन लिया। पुलिस वालों पर, पुलिस के मुताबिक वो सभी मामले के मुख्य आरोपी अयान अहमद तनवीर के जन्मदिन के जश्न में दिखे थे। अपना जन्मदिन उसने बीच सड़क पर केक काटकर मनाया था। उसी मामले में 6 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर अमरावती कंट्रोल रूम में कर दिया गया। उनके खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई, विभागीय जांच। कुछ रोज पहले ही अयान अहमद तनवीर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अमरावती और उसके आसपास के इलाकों की कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का आरोप है उस पर। उनका अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है, उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप है। इस केस में पुलिस ने 4 और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया और इस तरह गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर अब 9 हो गई। अयान अहमद तनवीर के साथ जन्मदिन मनाने वाले पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो गई। गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में आरोपी बीच सड़क पर ही अपना जन्मदिन मनाता दिखा था। बीच सड़क पर एक टेबल पर 3 केक रखवाए थे, एक एक कर वो केक काटे थे, जश्न मनाया गया था, खूब पटाखे फोड़े गए थे। ये वीडियो आया, आतिशबाजी की गई थी। आरोपी के साथ कई और लोग भी वहां खड़े थे और उसमें कुछ पुलिस वाले भी दिखे, वो केक खाते हुए भी नजर आए। तो जब अश्लील वीडियो केस में अयान अहमद तनवीर गिरफ्तार हो गया तो यह वीडियो चर्चा में आ गया कि पुलिस वाले भी केक खा रहे थे। तो इस केस में 11 पीड़ित लड़कियां सामने आ चुकी हैं, अपना बयान दर्ज करवा चुकी हैं। ज्यादातर नाबालिग हैं उनमें। आरोपी और उसके दोस्तों ने मिलकर कई लड़कियों का शोषण किया था, अब यह पुलिस कह रही है। अयान अहमद और उसके दोस्तों के मोबाइल फोन पर 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो और तस्वीरें मिलने का दावा किया जा रहा है। ज्यादातर लड़कियां नाबालिग बताई जा रही हैं। इसके बाद ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो की धाराएं भी जोड़ दी थी क्योंकि लड़कियां नाबालिग। उधर मुंबई में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी को यूपी से पकड़ लिया गया। मुंबई के जुहू में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप उर्फ गट्टू को यूपी के आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ ने आरोपी को दबोचा। आरोपी को मुंबई लाया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि वो सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सरकारी गवाह बनना चाहती हैं। मामला 200 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा है। इसी केस के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर कई साल से तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। 13 अप्रैल को वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर नोएडा के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। पुलिस का कहना है साजिश के तहत हिंसा के लिए मजदूरों को उकसाया गया था। मजदूरों को वायलेंस की ओर प्रेरित करना, दुष्प्रेरित करने के जो है एविडेंसेस हमें पाए गए हैं और इस दिशा में आगे भी विवेचना आगे तक प्रचलित है। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में ग्राम समाज की जमीन पर बनी एक मस्जिद और एक मदरसे पर बुलडोजर चलवा दिया गया। मस्जिद पर बनी 35 फीट ऊंची मीनार को भी गिरा दिया गया। संभल के असमोली इलाके के मुबारकपुर बंद गांव में इस कार्रवाई के दौरान भारी भरकम फोर्स तैनात रही। बुलडोजर एक्शन के वक्त संभल के डीएम मौजूद रहे, संभल के एसपी मौजूद रहे, वहां के एसडीएम मौजूद रहे, तहसीलदार मौजूद रहे। सभी कागजी कार्रवाई पूरी करके अवैध कब्जा खाली करवाया गया। लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हलचल बढ़ गई। धीरे धीरे लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन से पहले ही वहां भारी फोर्स तैनात कर दी थी। कड़ी सुरक्षा कर दी गई थी। प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हुआ कड़ी सुरक्षा के बीच। पहले मदरसे को, फिर उसके नजदीक बनी 5 दुकानों को तोड़ा गया। ईंटें हटाई गईं। मस्जिद पर बनी 35 फीट ऊंची मीनार की फिर बारी आई। मीनार को गिराने के बाद 2 हाइड्रा मशीनें मंगवानी पड़ी। हाइड्रा मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े निर्माण स्थलों पर भारी भरकम सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए होता है। लंबी सी एक क्रेन होती है एक तरह से। तो संभल में भी इसे मंगवाया गया क्योंकि मीनार की ऊंचाई काफी ज्यादा थी और मिट्टी खोदने वाली मशीन या फिर मजदूरों से गिरवाने पर हादसे की आशंका थी। मीनार पर एक रस्सी बांधी गई। हाइड्रा मशीनों से धक्का देने पर वो एक ही दिशा में गिरे, इसलिए रस्सी बांधी गई। दोनों मशीनों ने एक साथ मिलकर फिर धक्के लगाने शुरू किए और कुछ ही सेकंड में 35 फीट ऊंची मीनार जमीन पर आ गई। हिला तो दिए, अरे तेज और धक्का। मीनार के गिरते ही वहां खड़ी मस्जिद की दीवार हिल गई। मीनार गिरने के बाद प्रशासन ने मस्जिद की बची हुई दीवारों को फिर गिराना शुरू किया, छतों को गिराना शुरू किया। 5 घंटे
बुलडोजर की कार्रवाई चली। वहां सरकारी जमीन पर बनवाई गई मस्जिद को गिरा दिया गया, मदरसे को गिरा दिया गया, मीनार को गिरा दिया गया। प्रशासन ने बताया 12 दिन पहले मस्जिद पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन उस समय बुलडोजर चलाने वाले ने 35 फीट ऊंची इस मीनार को तोड़ने से मना कर दिया था। उसने मीनार का मलबा बुलडोजर पर गिरने की आशंका जताई थी। इसी वजह से प्रशासन ने उस वक्त कार्रवाई रोक दी थी। उस दिन मदरसे की दीवार, 5 दुकानों की दीवार और मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया गया था। दुकानों का तो केवल 20% हिस्सा ही बचा था। संभल के डीएम ने बताया कि मुबारकपुर बंद गांव में करीब 30 साल पहले सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। 15 साल पहले खेल के मैदान पर 150 स्क्वायर मीटर मस्जिद का निर्माण किया गया और फिर 5 दुकानें और 8 मकान भी बनवा दी गए। जिस जमीन पर कब्जा हुआ वो सरकारी स्कूलों के बीच की जमीन थी। खेल का मैदान और खाद के गड्ढे की जमीन थी। सरकारी ज़मीन थी जिसमें एक तरफ एक स्कूल था, एक तरफ एक स्कूल था, बीच में ये खेल का मैदान था। तो खेल के मैदान पर कब्जा कर अवैध रूप से यहाँ पर मस्जिद और मदरसे को बनाया गया था। इसके लिए हटाने के लिए तहसीलदार कोर्ट ने आदेश दिया था। तो अवैध कब्जे की शिकायत डीएम राजेंद्र पेसिया को मिली। इसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने 28 मार्च को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। उसी दिन जमीन की पैमाइश कराई गई थी। पता चला वहां कब्जा हुआ है। 30 मार्च से मजदूरों के जरिए निर्माण हटाने का काम शुरू हुआ। इसके अगले दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मदरसे और 5 दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका था। मुबारकपुर बंद में जो 2 स्ट्रक्चर्स थे उनको स्वयं यहाँ के लोगों ने कहा कि हम इसको गिराएंगे, लेकिन जब गिर नहीं पाया तो इनके द्वारा प्रशासन से गुहार लगाई गई कि आप लोग इसमें सहयोग करें। ग्रामीणों ने मस्जिद को खुद नहीं तोड़ा और प्रशासन से इसे हटाने की मांग की। इसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और अवैध कब्जे को हटाया। लेकिन इस दौरान एक महिला ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने दावा किया कि 30 साल पहले उन्होंने तब के ग्राम प्रधान से ये जमीन खरीद ली थी और किश्तों में पैसे का भुगतान भी किया था। पहले 60,000 फिर 2 बार 40 हजार रुपए दिए थे, ये दावा कर रही है। जमीन से जुड़े कुछ उन्होंने दस्तावेज दिखाए। तहसील से, अधिकारियों से, सबसे साइन होकर आए, उन्होंने मोहर लगाई तो जब ने दिख रही आते नहीं ना। अपनी जमीन पर बनते हैं, कोई भी स्थल हाँ। या सरकारी पे बना लेंगे, है ना, अपनी बनवाएंगे। मस्जिद कहाँ पर बनी है? वो ग्राम सभा बता रहे हैं, प्रधान जी नहीं बनवाई। जब प्रधान जी कहाँ थे? इस महिला ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताया, लेकिन गांव के ही मुस्लिम समुदाय के ही कुछ और लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहराया। बताया कि जानकारी नहीं होने की वजह से वहां अवैध कब्जा हो गया था। दोस्तीकरण हो रहा है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे गांव के लोग सहयोग में हैं, शासन के साथ हैं। पहले लोगों को ज्ञान नहीं था ग्राम समाज की ज़मीन क्या होती है, बना ली लोगों ने, अब हम उसे यूज कर रहे हैं। ऐसे हमें जानकारी मिली ऐसे तो हम हटाने में लग गए पहले से। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए। पुलिस के साथ पीएसी और आरआरएफ के जवान मोर्चे पर तैनात रहे। छतों से निगरानी की गई, गलियों में पुलिस वाले तैनात दिखे। यहाँ पे एक खेल का मैदान और खाद के गड्ढे पे ज़मीन पे 2 स्ट्रक्चर बना रखी थी। इन दोनों को ध्वस्तीकरण का कार्य है वो आज प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें 2 प्लाटून पीएसी, 1 कंपनी आरआरएफ की और असमोली सर्कल के 4 थानों की फोर्स है। तो एसपी ने गांव के लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने ऐलान किया, सरकारी जमीन पर 1 इंच भी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पहले से लगे बिजली के कई खंभों को हटाए बिना ही सड़क बना दी गई। ये देखा, पक्की सड़क बन गई, खंभे वहीं के वहीं रहे बीच सड़क पर, उन्हें नहीं हटाया गया। बीच सड़क पर इन खंभों के होने के कारण लोगों की जान खतरे में पड़ गई। वहां के लोगों ने बताया कई हादसे भी हो चुके हैं, इसके बावजूद प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। इलाके के लोगों ने इस सड़क को बनवाने के लिए कई साल तक कोशिश की। लोगों ने दावा किया, वो विधायक के पास गए, सांसद के पास गए, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। बाद में रेलवे विभाग ने इसे बनवाया, लेकिन उसने खंभों को वहीं छोड़ दिया। वो कहा कि इसे हटाना बिजली विभाग का काम है, वो इसे बाद में हटवा देगा, सड़क बनाने के बाद। तो लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के कई चक्कर लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि रेलवे विभाग ने सड़क बना दी और कह दिया कि ये खंभे तो बिजली विभाग ही हटा सकता है। कई लोग इन खंभों से टकराकर घायल हो गए, लोगों की मोटरसाइकिलें टूट गईं, बड़ी मुश्किल से वहां से लोग निकल पाते हैं। सड़क की चौड़ाई भी कम है, मोटरसाइकिल वाले तो किसी तरह निकल जाते हैं, कारों को रुकना पड़ जाता है।
बहुत ध्यान से उन खंभों को पार करना पड़ता है। जरा सी गलती हुई, खंभों से टकराने का खतरा है। अगर उससे बचने की कोशिश की तो सड़क के नीचे गड्ढे में गिरने का डर है। इसी सड़क पर ऐसे एक नहीं 4 खंभे, तो काफी चहल पहल रहती है इस सड़क पर, क्योंकि सामने ही निगतपुर रेलवे स्टेशन है। इसीलिए रेलवे ने यह सड़क बनाई, लेकिन खंभे बिजली विभाग के थे। वहां आने जाने के लिए वही एक रास्ता है। बीच में खंभों के कारण रास्ता खतरनाक हो गया, इतना खतरनाक हो गया कि लोग चलने से डरते हैं। ऐसे पोल पड़े हैं जिसको हम लोग ऊपरवाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी सुने और न ही कोई सांसद या मंत्री या विधायक जो है कि कोई नहीं सुन रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की वो जल्द इस पर कार्रवाई करे कि इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो जाए, खंभों को वहां से हटवाया जाए। उधर उत्तर प्रदेश के ही बस्ती जिले में एक आरोप लगा कि रसगुल्ले खाने पर एक बच्चे को जलते हुए तंदूर पर बैठा दिया सजा के तौर पर। 11 साल का बच्चा शादी समारोह में गया था, तो आरोप है कि वहां वो खेल कूद रहा था। खेलते हुए खाने पीने के लिए लगाए गए स्टॉल के पास पहुंच गया, वहां रसगुल्ले खाने लग गया और उसने कई रसगुल्ले खा लिए। तो वहां खाना बनाने वाला एक आदमी इस पर भड़क गया कि पहले उसने बच्चे को डराया, फिर उस बच्चे को जलते हुए तंदूर के ऊपर बैठा दिया, और जब ऊपर बैठा दिया तो बच्चा तंदूर के अंदर गिर गया। लेकिन इस आरोप पर उस आदमी की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। वो शादी समारोह से फरार हो गया। ये आरोप लग रहे हैं कि उसने उस पर बैठाया, वो गिर गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, आगे की जांच में जुट गई। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि बच्चा बुरी तरह से झुलस गया। बस्ती जिले के छावनी थाना इलाके में यह घटना हुई। बच्चा अपने किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए गया था, जलते हुए तंदूर में गिर गया। अब आरोप ये लगे हैं कि वो गिरा नहीं, उसे गिराया, कि उसके रसगुल्ले खाने की वजह से खाना बनाने वाला वो आदमी उससे नाराज हो गया था। उसने उसे जलते हुए तंदूर के ऊपर बैठा दिया था और तंदूर के अंदर वो गिर गया। तो चीख पुकार मच गई। फौरन उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक उसके शरीर का काफी हिस्सा झुलस गया। इलाज के लिए बस्ती से उसे लखनऊ भेजा गया। खेलते वक्त वह तंदूर के पास चला गया जहां पे खाना बनाया जा रहा था और दुर्घटनावश जल गया है। तहरीर प्राप्त होते ही उसी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अज्ञात के विरुद्ध बच्चे को इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। तो पुलिस तो ये कह रही है कि दुर्घटनावश वो जल गया है, झुलस गया है, लेकिन आरोप ये है कि उसे उस आदमी ने तंदूर के ऊपर बैठाया था और उसके बाद वो गिर गया। इस घटना के बाद वो आदमी शादी समारोह से फरार हो गया। बच्चे के परिवार ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और उसकी तलाश में जुट गई। उधर यूपी के गाजियाबाद में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक मिनी बस ने उन लोगों को टक्कर मारी। बताया गया गाड़ी से आए 2 लोग नीचे उतरकर एक मोटरसाइकिल वाले से बात कर रहे थे, तभी पीछे से आई मिनी बस ने उन तीनों को टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 11वीं क्लास के एक छात्र ने परीक्षा में फेल होने पर खुदकुशी कर ली। परिजनों के मुताबिक उसने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगा ली। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। लोगों ने आरोप लगाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ठेकेदार ने मजदूरों को सेप्टिक टैंक में उतार दिया। जहरीली गैस की वजह से उनकी जान चली गई। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में उस वक्त लोग दंग रह गए जब वहां खतरनाक केमिकल और रिफाइंड ऑयल से बनाया गया 28 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया गया। नकली पनीर बनाने की शिकायत मिलने पर खाद्य विभाग की टीम मेरठ के नगला कुंभा गांव पहुंच गई। वहां एक गोदाम में छापेमारी की गई। जांच के बाद वहां नकली पनीर बनाए जाने की पुष्टि हुई। खाद्य विभाग की टीम के वहां पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। दूध से भरे हुए कई ड्रम मिले, कई बर्तन मिले, कई कनस्तर मिले। रिफाइंड ऑयल भरा हुआ था उनमें। डिब्बों में केमिकल होने की आशंका जताई गई। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने हर चीज की जांच की। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वहां खतरनाक केमिकल और रिफाइंड ऑयल से नकली पनीर बनाया जा रहा था। 28 क्विंटल नकली पनीर बरामद हुआ। पनीर के कई सैंपल लिए गए जांच के लिए। कई दिन से नकली पनीर बनाया जा रहा था, यह आरोप है। मेरठ के आसपास के कई इलाकों में उसकी सप्लाई की जाती थी। खाद्य विभाग की टीम ने गोदाम को सील कर दिया, पनीर को मिट्टी के नीचे दबाकर नष्ट कर दिया। जांच रिपोर्ट आने के बाद गोदाम के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया।
वहां एक व्यक्ति खुद को जिंदा साबित करवाने के लिए डीएम दफ्तर पहुंच गए, खुद को जिंदा साबित करवाने के लिए कफन ओढ़कर पहुंच गए, फूलों की माला भी पहन रखी। इसहाक अली उनका नाम, वो कुछ साल पहले सरकारी अस्पताल के कर्मचारी हुआ करते थे, बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग ने 14 साल पहले उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया था। 14 साल पहले उनकी जमीन किसी और के नाम पर कर दी। जमीन के कागजों में वो जिंदा ही नहीं है, इसलिए विरोध के तौर पर वो खुद को जिंदा घोषित करवाने के लिए डीएम ऑफिस पहुंच गए, कफन ओढ़कर डीएम ऑफिस पहुंच गए। काफी देर तक वो ऑफिस के बाहर जमीन पर लेटे रहे, कफन ओढ़कर लेटे रहे, फूलों की माला पहन ली, गेंदे के फूलों की माला। हाथ में उनके एक पेपर भी था जिस पे लिखा था, डीएम साहब मैं जिंदा हूं। आसपास लोग आए, वो चौंक गए। उस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग ने उनकी जमीन किसी और के नाम पर दर्ज कर दी, उन्हें मरा हुआ बताकर। कागजों में 2012 में ही उनकी मौत हो चुकी है, जबकि उस समय वो सरकारी अस्पताल के कर्मचारी थे और वेतन ले रहे थे। 2019 में उनका रिटायरमेंट हुआ। इसहाक अली का कहना है कि तब उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें मरा हुआ घोषित किया जा चुका है और उनकी जमीन किसी और को दी जा चुकी। उनके मुताबिक रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पेंशन मिल रही है, जबकि जमीन के दस्तावेजों में वो जिंदा ही नहीं है। उन्होंने डीएम से अपनी जमीन वापस दिलवाने की मांग की। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? आप तो कफन पहन के बैठे हुए हैं। हमको मिल जाए सर हमारा जमीन, हमको और कुछ नहीं। हालांकि बाद में अधिकारियों से उनकी बात हुई और अधिकारियों ने उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। इधर दिल्ली के नजदीक यूपी के नोएडा में प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई थी, उसके आरोपियों के परिवार वालों से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोक दिया। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, दिल्ली होते हुए नोएडा पहुंचा था। पुलिस ने उसे दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर ही रोक दिया, आगे जाने की इजाजत नहीं दी, सख्त पहरा लगा दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने सरकार पर नोएडा में हुई हिंसा का सच छिपाने का आरोप लगाया। माता प्रसाद पांडे जो यूपी में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी अगुवाई में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन नोएडा पहुंचा। समाजवादी पार्टी के 12 नेता उसमें शामिल थे। वो प्रदर्शन में शामिल मजदूरों से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। अपनी पार्टी के नेताओं को रोके जाने से अखिलेश यादव नाराज हो गए। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर नोएडा हिंसा का सच छिपाने का आरोप लगा दिया। जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी यह है कि माहौल खराब करना है, तो आप किससे उम्मीद करोगे? मजदूरों से भी नहीं मिलने देना चाहते, जिनके साथ अन्याय किया है। और सुनने में आया है कि पुलिस की गोली से एक महिला की जान गई है, उसको ये छिपाना चाहते हैं। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने नोएडा प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने मजदूरों की समस्या पर ध्यान नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। न लेबर इंस्पेक्टर ने इनके शोषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, न सरकार ने इस पे कोई ध्यान दिया। अब लोगों ने भी ध्यान आकृष्ट किया था, सरकार ने जब ध्यान आकृष्ट नहीं किया, मामला इतना बढ़ गया तो उन्होंने लाठीचार्ज किया। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि हिंसा के बाद से कई मजदूर लापता हैं, उनके परिवार वालों की मदद नहीं की जा रही है। 13 अप्रैल को सैकड़ों मजदूरों ने प्रदर्शन किया था, अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कई जगह तोड़फोड़ हुई थी, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक यह हिंसा पूरी प्लानिंग से की गई थी। पुलिस कह रही है सोशल मीडिया के जरिए लोगों की भीड़ जुटाई गई थी।